हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन जो है वो प्राइमरीली फोकस करेगा। जो हमने अभी मॉक लिया है उस मॉक के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये डिस्कशन देखने के पहले अगर आप आंसर राइटिंग में हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था जो यूट्यूब पर है भी, ओके, अगर उस लेक्चर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी कैसे बनाना होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। आज के हमारे डिस्कशन में हम 3 मार्कर 3 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, उनका पूरा डिस्कशन करेंगे। उनके मैं मॉडल आंसर्स दिखाऊंगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, फिर 5 मार्कर्स भी है, ओके, और फिर 11 मार्कर भी है। ओके, 3 मार्कर के टोटल 3 क्वेश्चंस है, 5 मार्कर के टोटल 2 क्वेश्चंस है, और 11 मार्कर का टोटल 1 क्वेश्चन है। मतलब फुल स्पेक्ट्रम है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में होता है। इंडियन इकोनॉमी 30 मार्क्स के लिए आता है। ये टोटल कुल मार्क हो जाते हैं 9 मार्क्स। ओके, ये हो जाते कुल 10 मार्क्स और ये होते हैं 11 मार्क्स। ओके, तो 9 10 11 का टोटल हो जाता है 30 मार्क्स का टोटल डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। अगर आप लोग अगर देखोगे कि हमने पहले का जो डिस्कशन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 मार्कर और 5 मार्कर प्राइमरीली लीस्ट ओरिएंटेड ओके क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उन क्वेश्चन के आंसर्स में किसी न किसी चीज का आप लोगों को लीस्ट बनाना होता है। ओके, तो वो लीस्ट आप लोगों को बनाने हैं, आप लोगों को दिखेगा क्वेश्चन में। 11 मार्कर जो होता है वो डिस्कशन, और सिंस हम लोग अगर मध्य प्रदेश के जनरल पेपर का अगर मोड देखें तो लीस्ट ये एक बहुत आवश्यक चीज होती है। तो डिस्कशन प्लस लीस्ट ऐसा फॉर्मेट वहां पे आंसर का होगा, आप लोगों को दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, पहला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.1 जिसे हम कहेंगे। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के होते हैं। अक्सर पहले 3 क्वेश्चन ही इंडियन इकोनॉमी के होते हैं, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विधियों का नाम बताइए। ओके, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर उन्होंने सिर्फ नाम पूछा है, ना तो एक्सप्लेनेशन पूछा है, न तो और कुछ चीज पूछी है। सिर्फ आपको नाम बताना है। कितनी ऐसी विधियां हैं जिन विधियों से हम राष्ट्रीय उत्पन्न का मापन करते हैं। जिन लोगों को राष्ट्रीय उत्पन्न क्या होता है ये नहीं पता, उन लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय उत्पन्न जो होता है वह राष्ट्रीय उत्पन्न हम 2-3 नामों से, अलग अलग नामों से जानते हैं उसे। फॉरेन, जिसके फॉरेन नहीं, उसको हम कहेंगे कि लेट से पूरे के पूरे इंडिया का जब हम लोग देखते हैं, ओके, तो दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भाषा में भी हम राष्ट्रीय उत्पन्न करते हैं। ओके, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, वैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट भी होता है। इसके अंदर मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट वगैरह बहुत चीजें होती है, लेकिन ये कुछ भी लिखना नहीं है इधर। ये कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसको मापने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है। वो 3 विधियां है, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो हर स्टेज पे जितना प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड होता है उसे हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, नेशनल प्रोडक्शन में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकम मेथड जो होता है वो सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके माध्यम से आपको इनकम मेथड के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पन्न बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वह बाय डिफॉल्ट आप लोग अगर देखोगे तो पब्लिक उतना ही खर्चा कर सकती है जितना वो कमा सकती है, या फिर जितना वो उत्पादन कर सकती है। इस लॉजिक के ऊपर एक्सपेंडिचर मेथड काम करता है। ओके, सो अगर सिर्फ आप इतना ही लिख दो कि द मेथड्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम आर प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली विधियां, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड ऐसे लिखते हैं, उसे उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि ऐसे कहा जाता है। इनकम मेथड को आय विधि और एक्सपेंडिचर मेथड को व्यय विधि ऐसे बोला जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी चीज है, जिसे हम कहेंगे कि यहां पर देखिए प्रोडक्शन मेथड ये लिखने के बाद उसका जो सेकेंड एक और नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड, वो भी यहां पर लिखा है।
आप भी आंसर में ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों सर? क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उसके मॉडल आंसर में अगर दोनों होंगे तो ठीक है, ओके, उसके पास एक चांस बन जाता है कि दोनों है, दोनों में से एक ही उसने लिखा है, बराबर है, ओके। उसके पास दोनों नहीं होंगे, सिर्फ प्रोडक्शन मेथड होगा और आपने सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड लिखा होगा। वैसे तो एग्जामिनर्स बहुत होशियार और बहुत ये होते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ में उन्होंने ऐसे कर दिया कि अरे यार इसने ना प्रोडक्शन मेथड लिखा ही नहीं, वैल्यू एडेड ऐसे कुछ तो दूसरा ही लिख दिया है, ओके, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि अगर किसी चीज को दो अलग अलग नाम है तो दोनों नाम यहां पर और करके लिख दे या टेढ़ी लाइन खींच करके लिख दे, ओके। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं 1.2 नंबर 3 मार्कर ही है, ओके। प्रतिगामी टैक्स क्या है? ओके, दो तीन टाइप के टैक्सेस होते हैं, ओके, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, ऐसे दो तीन टाइप के टैक्सेस जो होते हैं, ओके, वो हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे तब देखा था, ओके। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है, ओके, टैक्स बर्डन, ओके, एंड इनकम। जितना इनकम बढ़ता जाएगा टैक्स बर्डन भी बढ़ता जाएगा, वो हो गया प्रोग्रेसिव, ओके। दूसरा होता है रिग्रेसिव, जितना इनकम बढ़ता जाएगा टैक्स बर्डन कम होता जाएगा। टैक्स बर्डन कैसे काउंट होता है सर? परसेंटेज में काउंट होता है, ओके। टैक्स बर्डन कैसे काउंट होता है? परसेंटेज में। लेक्चर के अंदर मैंने ये सिखाया है, आप लोग लेक्चर ओपन करके देखिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कि टैक्स बर्डन क्या होता है, ओके। टैक्स बर्डन मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर टैक्स जो भी लगाया गया है वो उसके इनकम का कितना परसेंट है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उदाहरण ले तो हमारे देश में इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। हमारे देश में जीएसटी वगैरह जो है वो रिग्रेसिव टैक्सेस का बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में दोनों तरह के टैक्सेशन जो है वो हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब ये क्या है? रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? इट इज अ टैक्स इन विच लोअर इनकम फैमिलीज पे ग्रेटर टैक्स रेट as a percentage of their income than higher income household, ओके। रिग्रेसिव टैक्सेशन का ये वैशिष्ट्य है, ओके, विशेषता है कि बाय डिफॉल्ट आप सोचो करोड़पति आदमी है, वो एक साबुन परचेस कर रहा है तो साबुन के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो उसके इनकम का कितना छोटा सा हिस्सा होगा, है ना? मतलब इनकम जितनी ज्यादा उतना उसकी इनकम का हिस्सा वो छोटा है। लेकिन वही कोई गरीब आदमी है जो दिन के लिटरली 100-200 रुपए ही कमाता है, वो अगर साबुन खरीदने जाएगा तो साबुन के ऊपर लगाया गया टैक्स उसके इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, 3-4-5% भी बन सकता है ओकेजनली। समझ रहे हो आप? ओके, तो सर जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को रिग्रेसिव टैक्सेशन का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, ये हम लोगों को आपने क्लास में सिखाया था, उसी से हमने आंसर की शुरुआत भी की, ओके। हायर इनकम हाउस होल्ड की तुलना में उनका परसेंटेज ज्यादा होता है, ऐसे हमने लिखा। इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स, जीएसटी आर द एग्जांपल्स ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। अभी मैंने आपको बताया, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स का उदाहरण है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसी तरह रिग्रेसिव टैक्स का उदाहरण है जीएसटी, बराबर है, ओके। यस, प्रतिगामी कर यह एक ऐसा कर है जिसमें कम आय वाले, ओके, लोअर इनकम ग्रुप, कम आय वाले परिवार जो है वह परिवार उच्च आय वाले परिवारों की तुलना में अपनी आय के प्रतिशत के रूप में अधिक कर का भुगतान करते हैं, अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं, ओके। यस, अप्रत्यक्ष कर जैसे कि बिक्री कर, जीएसटी, ये प्रतिगामी कर के उदाहरण है, ओके। तो वो एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो आपको दिख गया। ये दोनों भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए थे मैंने कि जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, हर टाइप का अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव टैक्सेशन में ही आता है हमारे इंडिया में, ओके। यस, तीसरा क्वेश्चन 3 मार्कर ही है ये भी, ओके। तीसरा क्वेश्चन जो है भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अपनी फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी है उन फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों को रिसेंटली पूरा की पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया गया कि क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। थोड़ा सा यहां पर भी हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, ओके, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके अंदर दो अकाउंट्स काउंट किए जाते हैं। दो अकाउंट मतलब हिसाब किताब या फिर बही खाता जिसे हम कहते हैं वो, ओके। एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट जिसे हम पूंजी खाता भी कहते हैं, ओके। करंट अकाउंट के अंदर फिर से दो अकाउंट होते हैं, दृश्य विजिबल और अदृश्य इनविजिबल, इसे टेंजिबल इंटेंजिबल भी कहा जाता है। दृश्य में फिर से दो अकाउंट होते हैं, उसके अंदर होता है इंपोर्ट अकाउंट एंड एक्सपोर्ट अकाउंट,
इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। ओके, अदृश्य जो होता है इसके अंदर भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, इसी को बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। ओके, यस, सिर्फ इतना ही नहीं, दृश्य के अंदर सिर्फ वस्तुओं की चर्चा होती है, अदृश्य के अंदर सिर्फ सेवाओं की चर्चा होती है, लेकिन करंट अकाउंट में वस्तु और सेवा दोनों की चर्चा होगी। कैपिटल अकाउंट में भी 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। एक होता है भारत सरकार जो अलग अलग कर्जे, लोन या बोरोइंग्स करती है, वो सारे के सारे वहां पे आते हैं। भारत में कोई भी बाहर से आकर के निवेश करेगा या भारत बाहर जाकर के निवेश करेगा, वो भी। ओके, और भारत को दान में कुछ प्राप्त होता है या कोई भारतीय व्यक्ति बाहर जाकर के कुछ दान करता है तो भी। ओके, कर्जा भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऐसे होता है, निवेश भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऐसे होता है, दान भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऐसे होता है। ओके, ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे भारत देश में बाहर से कितना पैसा आ रहा है या फिर भारत से कितना पैसा बाहर जा रहा है, इसका हिसाब किताब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। ओके, यस, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Okay, the balance of payment is divided into 3 main components: current account, capital account and एक और चीज बताया आपको, फाइनेंशियल अकाउंट। यहां पर आपको मैंने जब बताया तो 2 अकाउंट बता दिए, करंट और कैपिटल। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे फाइनेंशियल अकाउंट एक और तीसरा अकाउंट है। ओके, इसी को हिंदी में देखेंगे। हिंदी में यहां पे आपको दिखेगा भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये आंसर लिखते लिखते इस चीज को अंडरलाइन कर देता, आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा। अंडरलाइन कर दो, इट इज अ लेखा जोखा, इट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ओके, साथ में भुगतान संतुलन को 3 मुख्य घटों में विभाजित किया गया है: चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। ओके, इन तीनों को भी अंडरलाइन कर देता। आंसर लिखते वक्त अच्छे हैंडराइटिंग, वेल प्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट जगह पे अंडरलाइन करोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी होगी। योर आंसर शुड शो दैट यू आर ब्रिलियंट, आपका आंसर अच्छा है। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जामिनर को इजी कर दो चेक करना, एग्जामिनर को इजी कर दो मार्क देना। आप अगर इजी कर दोगे एग्जामिनर को मार्क काटने के लिए तो वो मार्क काटेगा ही ना। ओके, व्हाट यू शुड डू इज मेक हिम अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वांट टू से। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो, थोड़ा सा पेन जो होता है वो उस तरह से यूज करो कि जिसमें आप उसका डार्कनेस कंट्रोल कर पाओ। ओके, स्पीड में लिख सकते हो, अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो उस चीज के लिए। ओके, यस सर। सर 3 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को समझ गए। अब 5 मार्कर क्वेश्चन भी होता है एक। ओके, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखे। राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, अब आप लोगों को सवाल होना चाहिए कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है ना। ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एकदम साधारण सा आपको ये बताता हूं। हमारे देश के खेत जो होते हैं, ओके, उन खेतों में फूड प्रोडक्शन होता है। इस फूड प्रोडक्शन को हम हमारे देश के मार्केट में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अगर फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो मार्केट में अचानक से रेट बहुत उतर जाएगा। रेट बहुत उतर गया तो किसानों का बहुत नुकसान होगा। ऑकेजनली ऐसा हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन कम हो गया तो मार्केट में रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मार्केट में रेट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो ग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है, उसका नुकसान हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फूड प्रोडक्शन है, इस फूड प्रोडक्शन को प्रोडक्शन के लिए बीच में एक संस्था ऐड करते हैं जिसे हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है। ओके, यस, ये बफर स्टॉक जो होता है वो क्या होता है सर, बफर स्टॉक। ओके, बफर स्टॉक जो होता है, ओके, सिर्फ इतना ही लिखता हूं, बफर स्टॉक। ओके, यस, बफर स्टॉक जो होता है वो क्या होता है कि
खेतों में अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर कम प्रोडक्शन हो जाए इस केस में यहां से यहां सप्लाई कर दिया जाता है। मतलब यहां से ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो यहां पे ऑब्जॉर्ब किया जाता है, कम प्रोडक्शन होता है तो यहीं से सप्लाई किया जाता है। मार्केट में फूड का एक स्टेडी फ्लो मेंटेन किया जाता है। ओके, अब ये कौन है? ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इनका बहुत आसान सा काम है, किसानों के पास अगर ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो गया तो उसको परचेस करके गोडाउन में रख दो। ओके, अगर कम फूड प्रोडक्शन हो गया तो उसको क्या करो, मार्केट में उतार दो, ताकि मार्केट में कोई मतलब फूड कम ना पड़े। बराबर है, बहुत आसान सी चीज है। लेकिन इसी के साथ हमारे यहां पर एक और व्यवस्था चलती है जिसे हम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ओके, पब्लिक का मतलब होता है सरकारी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, सरकारी वितरण प्रणाली। ओके, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में राशन की दुकान। ओके, जो राशन हमारे पास दिया जाता है, ओके, उस राशन की दुकान। ओके, बस उसी के बारे में आपको लिखना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सर हिंदी में बताओगे? यस बताऊंगा। देखो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ओके, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इवॉल्व्ड एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू अफोर्डेबल प्राइजेस। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब मार्केट में कमतरता होना, कम होना। ओके, यस, सो थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस, सरकार के गोडाउन में जो धान पड़ा हुआ है, सरकार के गोडाउन में जो मतलब अनाज पड़ा हुआ है, उस अनाज को वो अफोर्डेबल प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं अगर मार्केट में अनाज कम है तो। पीडीएस इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पीडीएफ को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हेल्प लगता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पे मैंने आपको जो संस्था बताई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा चल रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रोक्यूरमेंट मतलब लेना, स्टोरेज मतलब स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहन करना, एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो पीडीएस चलाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन की दुकान चलाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पीडीएस हेल्प्स इन एंश्योरिंग द फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। Okay, it also helps in stabilizing food prices and making food available to the poor. Okay, देखिए आपको हिंदी में जब बात करेंगे तब एक और अलग एंगल से भी एक चीज बताऊंगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी वाला डिस्कशन सुनना। PDS helps in maintaining the buffer stock of food grains in the warehouses so that the food availability remains active even during periods of less agricultural production. अब यहां पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या बताया, आंसर में क्या क्या अपेक्षित है। आपको आंसर तो मैंने पूरा बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन आंसर में क्या क्या है। यस, सबसे पहला तो उसकी व्याख्या बताई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्याख्या बताई। फिर दूसरा क्या बताया, कौन चलाता है, जिम्मेदार संस्था, जिम्मेदार संस्था। अगर जिम्मेदार संस्था दो है तो दोनों की जिम्मेदारी का वितरण भी जो है उन्होंने बता दिया, बराबर है। सो जिम्मेदार संस्था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि पीडीएफ जो है वो पीडीएफ के बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रॉफिट्स क्या क्या है, वो 3 पॉइंट्स उन्होंने बता दिए, बेनिफिट्स। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो व्याख्या को 1 मार्क दिया जाएगा, जिम्मेदारी एक्सप्लेन करने को 2 मार्क्स दिए जाएंगे और बेनिफिट्स बताने के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको समवेयर अराउंड 3, 4, 4.5 मार्क तक आप आराम से ला सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सर हिंदी में बताना। सार्वजनिक एक वितरण प्रणाली सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। सर व्याख्या बताई गई,
ओके, पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार क्या क्या करती है वो बताया है कि बाबा वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रोक्योर करना और राज्यों को एलोकेट करना ये करती है। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, तो राज्य जो होता है वो राज्य सरकार क्या करती है, उसका वितरण का जिम्मेदारी लेती है। ओके, तो यहां पर क्या बताया गया, जिम्मेदारी बताएगी। तीसरा, उसके बेनिफिट्स, 3 बेनिफिट्स बताए। देखो, पीडीएफ देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह खाद्य कीमतों को स्थिर करने में, गरीबों को सस्ती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। और लास्ट, गोदामों में खाद्यान्न के बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि कम कृषि खाद्य उत्पादन की अवधि के दौरान खाद्य उपलब्धता बनी रहे। तो यहां पर क्या बताया, बेनिफिट्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के हम लोगों को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हो, सब बताया। बराबर है। ओके, थोड़ा आगे जाते हैं। विदेशी पूंजी की भूमिका क्या है। फॉरेन कैपिटल रेफर्स टू फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स दैट फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ये विदेशी पूंजी की भूमिका क्या है ये समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो किया था, यहाँ पे अब ये निवेश जो होता है इनकमिंग आउटगोइंग, इस इनकमिंग निवेश में और 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसमें से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा चल रही है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखो, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी पूंजी कहां से आती है, उसकी भूमिका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी चर्चा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी चर्चा है, विदेशी पूंजी की ही चर्चा है पूरी की पूरी। ओके, यस, तो क्या है, कैसे है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, फॉरेन कैपिटल रेफर्स टू द फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स दैट फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री and it takes various forms including foreign direct investment, foreign portfolio investment, आपको बताया एफडीआई, एफपीआई, लोन के माध्यम से और मदद के माध्यम से बहुत सारा पैसा जो है वो भारत में बाहर से आ सकता है या फिर इंटरनेशनली फ्लो हो सकता है। द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, अब देखो मैंने आप लोगों को लेक्चर जब शुरू हुआ था तभी बताया था, और इसके पहले एक पूरा लेक्चर भी लिया गया है कि लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन है और 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, उनके आंसर्स जो है वो लीस्ट फॉर्मेट में होने चाहिए, मतलब बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में आपके आंसर्स होने चाहिए। लेक्चर शुरू हुआ था तभी बताया था मैंने आपको। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी हम लोग लिस्ट ही बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट बनाने पे ही मार्क मिलते हैं। ओके, यस, अब इसके अंदर कौन कौन सा लिस्ट देखो। ओके, भूमिका क्या है इसमें, द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन एन इकोनॉमी। ओके, यस, ये क्या है, ये अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, फिर भी लिखा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। 5 मार्क है ना, तो उसको इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, और उसके बाद में सीधे सीधे लिस्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एफडीआई का क्या है, एफआईआई, एफपीआई, एफडीआई, लोन कुछ भी रहने दो, उसके माध्यम से क्या होता है, हमारे देश की प्रगति होती है। फॉरेन कैपिटल स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति के लिए मदद करता है। ओके, फिर दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भी मदद होती है। कोई भी व्यक्ति बाहर से जब पैसा लेकर के आएगा, हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट करते वक्त वो वहां का टेक्नोलॉजी, वहां का नॉलेज, वहां की सब चीजें भी तो लेके आएगा। ओके, ऑटोमेटिकली फॉरेन कैपिटल ऑफन ब्रिंग्स विथ इट्स एडवांस टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपर्टीज। बाहर से कोई कंपनी आकर के इंडिया में काम करेगी तो यहां पर आने के बाद ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे जो भी प्रैक्टिसेस है उन प्रैक्टिसेस को लेकर के इंडिया में आएगी। बराबर है। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन कैपिटल कैन हेल्प एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इश्यूज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ओके, आर्थिक संसाधनों का, रिसोर्सेस का भी वहां पे क्या हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फायदा हो सकता है। ओके, यस, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बहुत फायदा हो जाता है। हम लोगों ने अगर यहाँ पे ये ग्राफ अगर देखा तो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि जितना निवेश आएगा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, जितना कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत हेल्प होगा।
ओके, तो एफडीआई जो होता है वो क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी बहुत हेल्प करता है। एसेट्स टू ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेन कैपिटल ऑफन कम्स विद द एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। जब कोई भी इंटरनेशनल व्यक्ति हमारे देश में आकर के कुछ निवेश करेगा तो वो ऑब्वियसली सरकार को कहेगा कि हम लोग यहाँ पे इंडिया में जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली हम लोगों को फॉरेन के मार्केट जो होते हैं उनका एक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। ये जो 4 फायदे हैं आप अगर देखोगे तो इंट्रोडक्शन को मैं 1 मार्क दूंगा, और ये 4 अगर आप लिख दो क्या बेनिफिट्स है, क्या रोल है उसका, तो 4 लिख दो तो आपको आराम से 3 या 4 मार्क आराम से मिल जाएंगे। अगर पूरे लिख देते हो तो 5 मार्क भी मिल जाएंगे। ओके, ये 4.5 तो कहीं नहीं गए, 4.5 तो मिल ही जाएंगे। ओके, यस सर, समझ गया। हम लोगों को हिंदी में भी सेम चीज देखते हैं। विदेशी पूंजी वित्तीय परिसंपत्तियों का संपत्तियों या निवेश को संदर्भित करती है जो एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होते हैं, और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई कहेंगे, या फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या अप्रत्यक्ष निवेश जिसे कहा जाता है एफपीआई कहेंगे। ऋण के माध्यम से भी हम लोगों को सहायता मिलती है, और सहायता के माध्यम से भी हम लोगों को काफी सारा हेल्प होता है। तो इसके अंदर विदेशी पूंजी की भूमिका जो है वो भूमिका में क्या क्या आता है, चारों चीजें हमने अभी देखी 2 मिनट पहले। आर्थिक विकास होता है, देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कोई भी बाहर से पैसा लेकर के आएगा, इफ एनीबडी, कोई भी व्यक्ति बाहर से पैसा लेकर के आ रहा है, ओके, इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, तो वहां का टेक्नोलॉजी, अच्छा वाला टेक्नोलॉजी नॉलेज भी लेकर के आएगा। भुगतान संतुलन, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत हेल्प होती है। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अक्सर कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, तो निवेश जो होता है उससे हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। वैश्विक बाजारों तक पहुंच भी हमारी बढ़ जाती है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहां पर जो भी प्रोडक्शन करेगा उसे बाहर बेचेगा। ऑटोमेटिकली फॉरेन मार्केट्स जो है वो हमें मतलब मिलना शुरू हो जाता है। ओके, अगर इतना आप लोगों को समझ गया होगा तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि ये 5 मार्कर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। बराबर है? ओके, यस। जैसे हम लोगों ने 3 मार्कर देखा, जैसे हम लोगों ने 5 मार्कर देखा, और अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 11 मार्कर का कैसे आंसर लिखना है। बाय डिफॉल्ट पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक 11 मार्कर मतलब लिटरली 3 मार्कर जितना होता है। सो 3 मार्कर क्वेश्चन से 11 मार्कर क्वेश्चन में ऑब्वियसली ज्यादा कुछ चीजें एक्सपेक्टेड भी होगी। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा डिस्कशन का स्वरूप होना चाहिए, ओके, और थोड़ा सा बुलेट पॉइंट मतलब लिस्ट वाला स्वरूप होना चाहिए। बराबर है? अब क्वेश्चन के अंदर थोड़े से पार्ट्स बनाते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर 11 मार्कर है तो इसके पार्ट्स बनाते वक्त आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ऐसे 3 पार्ट्स बनाने हैं। ओके, अक्सर लीस्ट वाला जो पार्ट होता है ना तो इंट्रोडक्शन में आएगा ना तो कंक्लूजन में, वो बॉडी में आएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हम लोग क्या देखेंगे ये क्वेश्चन के अंदर ढूंढते हैं, और फिर लिस्ट किस चीज की बनाएंगे वो भी देखते हैं। एफडीआई क्या है? अरे वाह, इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों को एफडीआई की व्याख्या लिख पाएंगे। ओके, एफडीआई के क्या फायदे हैं, लिस्ट किस चीज की बनानी है वो भी हम लोगों को मिल गई। ओके, यस। और एफडीआई के लिए भारत में भारत सरकार की 2 पहल जो है उसको भी अगर हम लिख देंगे तो वो भी एक छोटा सा लिस्ट बन जाएगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इंट्रोडक्शन के लिए आप कितने मार्क्स देंगे, तो मैं दूंगा समवेयर अराउंड 1.5 मार्क्स एलोकेट करूंगा इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, यस। एफडीआई के क्या फायदे हैं, इसके लिए समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स एलोकेट करेंगे। ओके, जो सरकारी पहल है इसके लिए कितने मार्क्स एलोकेट करेंगे, 2 से 3 मार्क्स एलोकेट करेंगे। ओके, और पूरे क्वेश्चन का एक अपने मन से कोई ना कोई कंक्लूजन लिखेंगे जो कि आप लिखना, मैं कंक्लूजन तक नहीं जाऊंगा बताने के लिए, ये 3 चीजें बता दूंगा इसके लिए, और एक 1.5 मार्क तक आप लोगों को मिल जाएगा। देखना कितने हुए, 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, बराबर। ओके, यस, 11 मार्क्स, या फिर ऐसे 1.5 और 1.5 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11। ओके, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप आंसर लिखोगे तो आप लोगों को समझना चाहिए कि छोटा सा पार्ट है इंट्रोडक्शन, फिर एक बड़ी सी लिस्ट आएगी जिसमें 5-6 मार्क्स चाहिए, तो कम से कम 7-8 पॉइंट्स तो इसके अंदर होने चाहिए।
ओके, फिर एक लिस्ट आएगी 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए चाहिए। अब मुझे बताओ 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखोगे तो चलेगा? नहीं, तो सरकारी पहल लिख दो और उसके साथ में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो। ओके, वर्णन लिख दो उस सरकारी पहल का, बराबर है? ओके, तो थोड़ा सा इधर आपको कंटेंट मिल जाएगा और फिर कंक्लूजन अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, चलेगा? देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। पहले हम चर्चा करेंगे हिंदी वाले आंसर की। ओके, देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर एफडीआई क्या है? स्थायी हित स्थापित करने के इरादे से एक संगठन द्वारा एक देश से दूसरे देश में धन का निवेश। बहुत सिंपल सी व्याख्या है, निवेश है, दीर्घकालीन निवेश है, बहुत स्थायी मतलब क्या है? हित स्थापित करने के हिसाब से निवेश। ओके, एफडीआई का अर्थ केवल पूंजी के अंतरराष्ट्रीय संचालन तक ही सीमित नहीं, इसकी परिभाषा में उन तत्वों के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन को भी शामिल किया गया है जो पूंजी के पूरक होते हैं, जैसे कौशल, प्रक्रियाएं, प्रबंधन, औद्योगिक आदि। ओके, ये क्या हुई? ये व्याख्या हुई। किसी भी व्याख्या के साथ उसके उदाहरण भी होने चाहिए, तो वो उदाहरण भी है। ओला जैसी भारतीय कंपनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक और मुख्यालय को खोलना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए एफडीआई के स्वरूप में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी फॉरेन कंट्री ने उनके कंट्री में आके मुख्यालय खोला, ओके, ये क्या है? एक एफडीआई है, बराबर है? ओके, यस सर। सर ये वाला पार्ट समझ गया, मतलब ये जो है वो व्याख्या हो गई। इसको आप कितना मार्क्स देंगे? मैंने बोला 1.5 मार्क्स में से मिलेगा। अगर इतना लिखोगे तो बहुत अच्छे से 1.5 मार्क्स इस व्याख्या में तो मिल ही जाएंगे। ओके सर, दूसरा वाला पार्ट हम लोगों का क्या डिसाइड हुआ था? दिखना, एफडीआई के फायदे क्या है? कितने पॉइंट्स लिखना डिसाइड हुआ था? 7-8 पॉइंट्स लिखना डिसाइड हुआ था। ओके, चलो दिखते 7-8 पॉइंट्स होते हैं क्या। एफडीआई का लाभ कैसे कैसे पहुंचता है? नंबर 1, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि। नंबर 2, मानव संसाधन विकास होता है। ओके, नंबर 3, पिछड़े क्षेत्रों का विकास। ये सारा जो कंटेंट है, ये सब कंटेंट आप लोगों को हम लोगों ने क्लास में सिखाया है। ओके, साथ में आप लोग खूब बुक्स में, नोट्स में पढ़ते भी होंगे। उस कंटेंट को सिर्फ प्रेजेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो पिछड़े क्षेत्रों का विकास, वित्त एवं प्रौद्योगिक का प्रावधान, निर्यात में वृद्धि, विनिमय दर की स्थिरता। सर सिर्फ 6 ही पॉइंट्स हुए? नहीं भाई, और पॉइंट्स हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, बेहतर पूंजी प्रवाह, प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण। ओके, अब ये अगर 3 पॉइंट आप ऐड कर दो तो हमने टोटल 9 पॉइंट लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर और 3, कुल 9 पॉइंट्स लिख दिए। मैंने आपको बोला था कि अगर सही वाले 9 पॉइंट्स लिखोगे, 7-8 पॉइंट्स लिखोगे तो भी 5-6 मार्क्स तक तो आराम से चले जाओगे। लिखने वाले ने एक रिस्क नहीं लिया है, 6 मार्क्स है तो उसके लिए 9 पॉइंट्स लिख दिए हैं। ओके, लिखने वाले को मार्क्स मिल जाएंगे। कहां कहां पर बेनिफिट होता है? सिर्फ क्या फायदे हैं? लिखने कितने पॉइंट्स हैं? ओके, जितने ज्यादा पॉइंट्स हम लिख सकेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? 2 सरकारी पहल लिखनी है। ओके, ये देखो यहां पे छोटा सा टाइटल, इसको आप अलग से भी थोड़ा सा बॉक्स बना दो और अंडरलाइन कर दो तो चलेगा। ओके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सरकारी पहल है। अगर मैं होता, टाइम होता तो मैं 3 पहल लिखता, 2 नहीं लिखता। ओके, लेकिन आंसर में एक्सपेक्टेड 2 ही है तो यहां पर मैंने 2 ही डाली है ताकि आपको ऐसी आदत ना लगे कि हमेशा ज्यादा ही लिखना है। ओके, लेकिन मैंने ये भी समझाया था कि सिर्फ 2 लिस्ट में अगर 2 ही चीजें लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा क्या करना है? वर्णन भी करना है। ये वाले लिस्ट में हमने वर्णन किया था क्या? नहीं किया था, बराबर है ना? ओके, ये वाले लिस्ट में हमने वर्णन नहीं किया था, सिर्फ इधर वाले लिस्ट में हम लोग वर्णन करेंगे। सो वर्णन भी लिखेंगे, वो देखते हैं हम लोग अब। ओके, क्या क्या वर्णन लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है वो देखते हैं। ओके, देखो यहां पर सरकारी पहल, 2 सरकारी पहल लिखनी थी, नंबर 1 और नंबर 2, 2 पहल लिख दिए। मेक इन इंडिया की पहल लिखी। ओके, और दूसरा पीएलआई, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। ओके, पीएलआई ये एक योजना। ओके, 2 योजना लिख दी और उनका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। क्या डिस्क्रिप्शन लिखे? बेसिक, कब शुरू हुआ, क्या है उसका उद्देश्य, इतना ही लिख दो तो भी चलेगा। इसे विनिर्माण पर भारत के नए सिरे से फोकस के एक हिस्से के रूप में सितंबर 2014 में विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग उत्पादकों को बोलना कि आओ हमारे भारत में आओ और मेक इन इंडिया।
ओके, तो ऐसे ये योजना थी। इसका पहला उद्देश्य भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, ऐसा है। सिंपल डिस्क्रिप्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मेक इन इंडिया के अंदर के कितने नंबर्स, कौन सी मिनिस्ट्री, क्या क्या, कुछ नहीं, सिंपल। क्या है यहां पर भी देखो, योजनाओं को विशेष रूप से योग्यता और अत्याधुनिकता प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। दक्षता सुनिश्चित करे और विनिर्माण क्षेत्र में आकार और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं लाए। भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए ताकि वे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो सके। ओके, सिंपल सा वर्णन है। ओके सर, समझ तो गया हम लोगों को कि यहाँ पे क्वेश्चन देखकर बिना जवाब देखे ही आपने पहले ही बता दिया था कि ऐसे क्लासिफाई करना है तो 11 मार्क का हिसाब बैठेगा। आपने इंट्रोडक्शन दिखा दिया, आपने लिस्ट बता दी, आपने दूसरी सेकंड वाला क्वेश्चन है उसकी भी लिस्ट बता दी। अब छोटा सा कंक्लूजन हम भी लिख देंगे, लिख दो। ओके, करंट अफेयर्स में जो भी चीज होती है अक्सर वो कंक्लूजन में लिख दोगे तो चलेगा। इसी का इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। ओके, यहां पर क्या है, व्याख्या और उदाहरण है 1.5 मार्क के हिसाब से, 1.5 मार्क्स के हिसाब से। FDI is an investment of funds by an organization from one country into another country with the intent of establishing lasting interest, दीर्घकालीन उनका इसमें क्या है, सहयोग सहभाग होगा, ऐसे जब उनका इंटेंट होता है तब। The meaning of FDI is not restricted only to the international movement of capital, सिर्फ पूंजी का आवागमन नहीं है उसके अंदर। Its definition also encompasses the international movement of elements that are complementary to capital such as skills, process, management and technology as well। यही हिंदी में भी हमने लिखा था। For instance, example के हिसाब से, okay, yes, the act of an Indian company such as Ola opening another headquarters in Sydney, Australia will be considered as bringing FDI to Australia। Okay, yes, FDI ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हुआ, ये एक FDI हुआ क्योंकि ओला कंपनी ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एक फॉरेनर कंपनी है। Okay, yes sir, there are many ways in which FDI benefits the recipient of nation. What we had decided was that we will write at least 7-8 points in this second wala part। Okay, what are the benefits of FDI? In this part we are going to write 7-8 points. So 7-8 points, let's see if we have written 7-8 points or not। Okay, the increased employment and economic growth, it is very helpful for that country। If investment is coming, then obviously laborers would also be needed। Human resource development, okay, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्किल दी पीपल, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को अच्छे से ट्रेन करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जहां पर इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ समवन इज ब्रिंगिंग capital into the country, then he will also bring the technology as well। Increase in exports, obviously the production is going to be there in India, then to get the profit from that production people are going to export those material। okay, निर्यात तो डेफिनेटली होगी। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि बाहर से बहुत सारा पैसा हमारे इंडिया में आएगा। ओके, उसके बाद में स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इसके लिए मैंने क्लासरूम में ऑटोमेटिकली एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नाम का थ्योरी भी सिखाया था। ओके, अगर उस थ्योरी की ओर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या होती है। इंप्रूव्ड कैपिटल फ्लो भी हम लोगों ने देखा और क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट की भी हमने चर्चा की। ओके, यस, अगर ये 9 पॉइंट अगर आप आंसर में लिख दोगे, अब यहाँ पे वो बंदे ने सोचा है कि 6 मार्क्स का होगा तो 9 पॉइंट्स उसने लिख दिए, वो सेफ हो गया। ओके, उसको यहाँ पे 5.5 मार्क्स तो एकदम आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब अगला पार्ट क्या है, भारत की 2 पहल। मैंने बताते आई हैड टोल्ड दैट writing just 2 names of 2 different government schemes or government initiatives is not going to be enough, because if we are going to get 2-3 marks here, if we want to get 2-3 marks here, then we will also have to write name as well as the description of that scheme। okay, so वो वाला scheme का description भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं। okay, government initiatives to attract foreign direct investment are Make in India initiative। It was launched globally in September 2020। Now description is not very complicated or very technical, it is a normal description, when it was launched and what was the objective behind it, only those things are written in this description। okay, so September 2014 we launched it। At that time the objective was to the
the objective of the initiative was to promote India as the most preferred global manufacturing destination. That's it. Okay, yes, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, PLI योजना जिसे हम कहते हैं, PLI scheme, we had written the name of PLI scheme. We also tried to explain the scheme as well. The schemes have been specifically designed to attract investment sectors of core competency and cutting edge technology, ensure efficiency and bring economics of size and scale in the manufacturing sector, and make Indian manufacturers globally competitive so that they can integrate with global value chains. We have written the description of PLI scheme as well. Now that part is also covered. Now I believe you can write a simple conclusion to the 11 marker as well, right? Okay, so that 11 marker will also definitely help you with that. Okay, yes, let's stop it here. आप लोगों को कोई शंका है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, यस, उसके साथ में आंसर राइटिंग के टाइम पे और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी आपको पहले जो लेक्चर्स दिए गए वो एक बार देख लो. ओके, रुकते हैं यहाँ पे. जय हिंद, जय भारत. हेलो एस्पिरेंट्स, आप में से लगभग सारे बच्चे 2023 का मेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तभी आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है और लगातार आप टेस्ट दे रहे हो. और ये जो पेपर था, है ना, सेकंड पेपर, यहाँ पर हम बात करें अगर, है ना, ये स्पेशली इकोनॉमी वाला पोर्शन था, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट था. हालांकि अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, बट आप लोगों को अपने दिमाग में ये नहीं लेकर आना है कि सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि आपका तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर होना है. तो आप बस मार्च को टारगेट करते हुए और इसी ओल्ड सिलेबस को टारगेट करते हुए अपने प्रिपरेशन को करिएगा. अब यहाँ पर जो आपका पेपर आया था, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हो, आप लोगों का टाइम पर पेपर कंप्लीट भी हो जाता हो. अभी भी काफी ज्यादा वक्त है, तो जहां पर भी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, फिर चाहे वो आंसर राइटिंग में हो, फिर चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में हो, आप उसे सुधार करने की कोशिश करो. क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही होता है कि आपको ये पता चले, आपको ये मालूम पड़े कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो. ठीक है, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है. अब देखो, इकोनॉमी वाले इस पेपर में जहां पर एमपी की इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उसकी चर्चा करनी जो है स्टार्ट करती हूँ. चलो, तो वही 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन, और इसकी ही हम चर्चा करेंगे. अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ये 3 मार्कर का पहला क्वेश्चन है एमपी इकोनॉमी से, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. ये सभी से बन गया होगा कि मध्य प्रदेश में तीनों क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान कितना है. ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीजें जो डेटा है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो ट्राई करें कि बजट है या चाहे किसी भी सिलेबस की, ओल्ड सिलेबस की या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे या प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे, तो आपको पता है कि अब आर्थिक जो रिपोर्ट आती है, सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर तीनों क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान लिखा हुआ है. तो बस आपको कुछ नहीं, क्योंकि 3 मार्कर का क्वेश्चन है, तो पहले तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पशुपालन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उसका योगदान अगर हम देखेंगे तो 47%. उसके बाद सेकेंडरी में अगर हम चलते हैं, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, तो 18% योगदान है मध्य प्रदेश के अंदर. और अगर हम टर्सरी यानी जो सेवा क्षेत्र है, हमारा सर्विस सेक्टर है, उसकी बात करेंगे तो 34% हमें यहाँ पर योगदान देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर. बाकी सबसे ज्यादा योगदान आपको पता है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, भारत के ही समान. और जो प्राथमिक क्षेत्र होगा, जो प्राइमरी सेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका योगदान तो ज्यादा ही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने लिखा है और 3 मार्कर का क्वेश्चन है, ना तो ज्यादा समय है ना तो ज्यादा स्पेस है आपके पास, डिट्टो इतना ही स्पेस आपको आपकी कॉपी में भी मिलेगा, है ना. 4 लाइन, पहले 3 मिलती थी, अभी 2022 में 4 लाइन दी गई थी, तो आप इतना लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो. फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, अप्लाइड नहीं नजर आ रहा है मुझे, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. मध्य प्रदेश में कृषि के लिए कोई 3 कल्याणकारी योजनाएं आपको बतानी है. 3 कल्याणकारी योजनाएं बस आपको लिख देना है. 3 कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में चलाई जा रही है सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा. और अगर आपको ये याद आ रहा है कि किस लिए, बेसिकली उसका मूल उद्देश्य क्या है तो कृषि क्षेत्र की, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है और कब स्टार्ट की गई, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर आपका जो ये, अब देखो जरूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम यही योजनाएं लिखी हैं अपने आंसर में, आप दूसरी भी योजना लिख सकते हो. तो
पहली योजना जैसे भावांतर भुगतान योजना, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया। अगर आपको याद आता है भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत कब हुई, आई थिंक 2017 में हुई है, आप उसे भी ऐड करेंगे। और यह जो योजना है कृषि मूल्य घाटा वित्त योजना है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं, मतलब मेन उद्देश्य क्या है। उसके बाद किसान समृद्धि योजना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, अगर आपको याद आ रहा है कि कब इसकी शुरुआत हुई तो जरूर लिखेंगे। और देखो इकोनॉमी में तो हम योजनाओं को ही खूब पढ़ते हैं और योजनाओं से ही ज्यादातर क्वेश्चन योजनाओं से ही पूछा जाता है। 3 मार्कर में एक आध क्वेश्चन तो हमें योजनाओं से मिल ही जाता है। और हम जब प्रीलिम्स भी पढ़ते हैं तो हम योजनाओं को पढ़ते हैं, कब प्रारंभ हुई, क्या था उद्देश्य, कहां से स्टार्ट हुई, तो वो सारी चीजें जो प्रीलिम्स में आप फैक्ट जो पढ़ते हैं उसको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो किसान समृद्धि योजना क्या है, जो इसका मूल उद्देश्य है वो क्या है, तो ये जो योजना है वो आधुनिक और कुशल कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद तीसरी योजना यहाँ पर लिखी है मुख्यमंत्री खेत सड़क मार्ग योजना, कब शुरुआत हुई, ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे। ग्रामीण सड़क विकास, विशेषकर कृषि क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना है। खेत सड़क मार्ग का बेसिकली मतलब ये जो योजना है इसका मेन पर्पस है कि भाई खेतों तक किसानों की पहुंच को सुनिश्चित करना है ना। जैसे कई बार खेतों में जाने के लिए मार्ग नहीं होते हैं, वहां तक जो है मार्गों का निर्माण करना, तो इस योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर 3 पूछी थी, यहाँ पर 3 हमने लिखी है। हो सकता है आपने 3 अलग अलग योजनाएं और लिखी हूँ, दूसरी योजनाएं लिखी हूँ, आपका अपना वो आंसर हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आया था कि उन मसाला फसलों के नाम बताइए जो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल है। आई थिंक एमपीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा है आई थिंक आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर सिर्फ ये लिखना था कि मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत किन किन मसाला फसलों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब 3 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसकी शुरुआत भी लिख सकते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई, ठीक है, यानी जब भी इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य और प्रमुख मसाला फसलें जो कि इस योजना में शामिल है, कौन कौन सी, अदरक, हल्दी, जायफल, लौंग, है ना, आदि। तो ये मसाला फसलें मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल की गई हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है ना, 3 नंबर के, जो कि एमपी की इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर इतना आप कर देते हो तो आपको 3 में से 3 मिलते हैं, है ना। 3 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 3 आउट ऑफ 3 भी मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर आ जाओ हम 5 मार्कर के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है, और तो नहीं, हाँ एक ये रहा क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। अब ये सब जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, मान के चलो कि प्रीलिम्स में जो फैक्ट आप याद करते हो 3 मार्कर में वही फैक्ट लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है कि महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। अगर याद है तो 3 में से 3 मिलेंगे, नहीं याद है तो 3 में से 0 भी मिलेंगे। तो ये मेरे हिसाब से जब आप सेंसस पढ़ के जाते हो, जनगणना मध्य प्रदेश की पढ़ के जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको डायरेक्ट लिखना था कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत इतना है, यानी 69.32, माफ कीजिएगा, टोटल जो साक्षरता है वो इतनी है, जिनमें से महिला साक्षरता का प्रतिशत इतना है ना। और अगर आपको कुछ फैक्ट याद आ रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है, कुछ और साक्षरता से रिलेटेड फैक्ट आपको याद आ रहा है, तो आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही बात है ना कि अगर आपको फैक्ट याद है तो ठीक है, डेटा याद है तो 3 में से 3 पा जाओगे, नहीं याद है तो 3 में से 0 में चले जाओगे। तो ये सब आपको वैसे भी आप प्रीलिम्स के लिए तो याद करते ही हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और अगला मालवा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा क्षेत्र के 3 त्योहारों के नाम बताइए। तो बता दो 3 त्योहार, ये तो प्रीलिम्स में भी खूब पढ़ते हो, मेंस में फर्स्ट पेपर में भी खूब पढ़ा होगा। तो कौन कौन से हैं? एक तो गणगौर है, दूसरा संजा है, और तीसरा भगौरिया है, ठीक है। भगौरिया यहाँ पर ऐड करना बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक जनजाति पर्व है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय पर्व घोषित करने की भी बात करी है ना। अब देखो यहाँ पर आप कुछ और अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो,
जैसे 3 नाम तो आपने बता दिए। अब गणगौर में डैश करके आप बता सकते हो कि गणगौर ये जो पर्व है, ये फेस्टिवल है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सेलिब्रेट करता है, बस एक लाइन में, बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से। उसके बाद संजा में बता दिए, ठीक है, डैश करके कि पितृपक्ष के टाइम पर मालवा में किशोरियों के द्वारा। और उसके बाद भगोरिया में तो जरूर बता दो कि भाई मध्य प्रदेश के मालवा अंचल, स्पेशली झाबुआ अलीराजपुर में रहने वाली भील जनजातियों के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 में से 3 नंबर कहीं गए हैं क्या? नहीं गए, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ 3 त्योहारों के नाम पूछे हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमेशा क्या पूछा है? मालवा क्षेत्र के 3 त्योहारों के नाम बताइए। उन्होंने सिर्फ नाम पूछा है, तो आपने नाम तो दे दिया, बट थोड़ी चीजें आप अगर और ऐड कर दोगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फिर WHO के 3 कार्य आप डिस्कस करोगे। PDS भारत में। फिर आगे बढ़ेंगे हम, ये 5 मार्कर में आ चुके हैं। और 5 मार्कर में MP की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन ये रहा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। अब प्रमुख फसलें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रमुख फसल सोयाबीन है, कई बार सोचते हैं प्रमुख फसल चावल है। नहीं, एग्जैक्ट जो प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की, सबसे पहले आपको गेहूं के बारे में ही बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं गेहूं के, सिर्फ गेहूं के बारे में बताना है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं मध्य प्रदेश के अंदर उगाई जाती है, वो सब आपको बतानी है, लेकिन सिक्वेंस वाइज। सबसे महत्वपूर्ण जैसे गेहूं है तो आपने गेहूं बता दिया, उसके बाद राइस है यानी धान है वो बता दिया, उसके बाद ज्वार है। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस में चलना है। स्टार्टिंग के 2-3 याद रहे, बाकी इधर के अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो चलेगा, इतना तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, तो अगर हम 1-1.5 लाइन एज इंट्रोडक्शन दे दे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण फसलें चावल गेहूं ये है, इनका विवरण इस प्रकार है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आप और अच्छा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यही चीजें हैं, लिखते लिखते हमें सारी चीजें आती है। आप कैसे कर सकते हो? कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, तो कृषि से मतलब आप हमेशा ना अपने दिमाग में बिठा लो कि कृषि से रिलेटेड आएगा अगर भारत की या मध्य प्रदेश की, तो हमें 1-2 लाइन में क्या जरूर लिखना है। अगर मान के चलो संस्कृति कल्चर से रिलेटेड कुछ आया है तो 1-2 लाइन में हमें क्या लिखना है, तो फिर वो आदत में आ जाता है। अब जैसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है मध्य प्रदेश एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है कि नहीं, और यहाँ की लगभग 79% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कृषि पर ही निर्भर है ना। और प्रमुख जो फसलें वो तो पूछी ही है, तो उसके बारे में तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहां पर 79% आबादी कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों का विवरण इस प्रकार है। और 1 बाय 1 सबसे पहले गेहूं लिया, गेहूं के बारे में बता दिया कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। क्यों है महत्वपूर्ण फसल? क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया में, ये मैंने बताया हुआ है क्लास में, सबसे ज्यादा एरिया में बोई भी जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी मध्य प्रदेश में गेहूं का ही होता है ना। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। यानी ऐसे तो पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में होता है, बट सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन मालवा क्षेत्र में होता है। और ट्राई करना कि यहाँ पर एक साइड में मैप बना दो, ताकि आप दिखा पाओ कि ये गेहूं का क्षेत्र है, ये धान का क्षेत्र है, ये सोयाबीन का क्षेत्र है, ठीक है, ये नर्मदा घाटी वाला अरहर का क्षेत्र है, ये सारी चीजें बता पाओ। तो साइड में एक मैप जरूर बनाइएगा, जो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ है। और बाकी प्रमुख फसलें तो ये कंटेंट तो आपके पास है ही। चावल दूसरी महत्वपूर्ण फसल है पूर्वी मध्य प्रदेश में, इसका कहीं ना कहीं आपको केंद्रीकरण देखने के लिए मिलता है। आपने अनुसंधान संस्थान भी बता दिया, ठीक है, फिर ज्वार बता दिया, अरहर बता दिया, सोयाबीन बता दिया, कपास बता दिया। और अब तो 2023 में भी मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा कि आपको 5 मार्कर के लिए पूरा एक पेज दिया जाएगा। पहले 2021 तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन 2022 से क्या हुआ कि 5 मार्कर के क्वेश्चन के लिए पूरा एक पेज MPPSC ने दिया है। तो आप चाहो तो और सुंदर तरीके से शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर बोला है कि यहाँ पर 50 वर्ड्स में आपको अपना आंसर देना है, तो 50 से आप उसे 80 या 90 पहुंचाने की कोशिश मत करना। नंबर भी कटेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। साफ तौर पर MPPSC ने जो बुकलेट आती है ना, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, उसमें निर्देश लिखा हुआ था कि अगर आपने शब्द सीमा का उल्लंघन किया तो आपके नंबर काटे जाएंगे। तो लिखना आपको उतना ही है, लेकिन थोड़ा और सुंदर बना सकते हो, क्योंकि आपके पास अब अच्छा खासा स्पेस है। तो यहाँ पर मैप बना देना और निष्कर्ष
लिख सकते हो तो निष्कर्ष लिख देना, अगर आपके पास टाइम हो तो, है ना, लिख ही देना, अच्छा लगता है। ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है, वही तो बात है ना, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हमें नहीं आ पाती हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद भारत में रोजगार परिदृश्य, चलो ये एमपी में आते हैं वापस से हम। एमपी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषार्थ हो गया, ये इम्यूनोलॉजी हो गया। चलो, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मध्य प्रदेश की जनजाति है। मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो थोड़े से इजी मुझे लग रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। और अब तो नए सिलेबस में, क्योंकि एमपीपीएससी ने एमपी पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, एमपी का वेटेज बढ़ा दिया है ना, तो आप याद रखिएगा कि 2023 में एमपी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो उतने ही आएंगे क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, उस पर भी थोड़ा, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिएगा, थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन भी देखिएगा, क्योंकि 2022 में भी हमने देखा है ना, क्योंकि हो सकता है एमपीपीएससी मूड बना रहा था कि एमपी पर ज्यादा फोकस करना है और उसी हिसाब से उसने क्वेश्चन भी पूछे थे। चलो, पूछेगा तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ठीक है, टिप्पणी देना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 1 से 1.5 लाइन एज इंट्रोडक्शन बता देना है। मध्य प्रदेश को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, बहुत अच्छी लाइन है। और यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% जनजातियों का है। अब पूछा क्या, जनजातियों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए, तो आप डायरेक्ट आ गए। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति इस प्रकार है, या जनजातियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है, डैश किया और पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर आप प्रॉपर अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो और फिर उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे शिक्षा बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी, और संस्कृति जो भी चीजें हैं, है ना, वो चीजें बता के और उसका जो है उसे डिस्क्राइब करना आपने स्टार्ट कर दिया। और नीचे 1 से 1.5 लाइन आपने एज अ इंट्रोडक्शन दे दी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कंटेंट तो आप सभी के पास है ही। अब जनजातियों के बारे में कौन नहीं जानता, प्री पास करके आए हो तो सीधी सी बात है कि जनजातियों के विषय में आप, मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में तो जरूर जानते होंगे। तो खूब बढ़िया बढ़िया फैक्ट, है ना, यहाँ पर आप इंक्लूड करके अपना आंसर को खत्म करिएगा। अब चूंकि उनकी स्थिति पूछी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीजें बता सकते हो। हाँ, इनका जो केंद्रीकरण है वो भी बता देना, कहाँ कहाँ पर बेसिकली मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पर इनकी सघनता है, कहाँ पर इनकी विरलता है। और इसमें भी आप मैप बना सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि आप मैप बना के और बता सकते हो कि यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं, इनकी स्थिति इस प्रकार है, ठीक है। चलो, फिर अब 11 मार्कर में आते हैं। और 11 मार्कर में एक ये क्वेश्चन है जो कि आप जब एमपी की इकोनॉमी में आओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि कृषि उपज, परिवहन, भंडारण और विपणन से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है। तो ये तो भाई आप थोड़ा सा अपनी सोच समझ विचार के आधार पर भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। कृषि उपज, ठीक है, कृषि उपज, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, भंडारण, है ना, यहाँ पर बात करें स्टोरेज की, और मार्केटिंग की यानी विपणन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। चलो, तो अगर हम बात करें कृषि उपज, परिवहन, भंडारण और विपणन से जुड़ी हुई चुनौतियों की, क्योंकि 11 मार्कर का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में पूरा करना है, 2 पेज आपको दिए जाएंगे। तो ठीक तरीके से सोच समझकर इस आंसर को करें ताकि खूबसूरत भी दिखे, मतलब अच्छा दिखे, और आपका अच्छा खासा कंटेंट भी उसके अंदर समाहित हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फसल कटाई के बाद क्या नुकसान होता है। कृषि का फसलों का उत्पादन किया हमने, फसलों की कटाई करी, और उसके बाद देखो कौन कौन सी चुनौतियों का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही जब हम फसल खेत से काट कर लाते हैं, है ना, तो हमारे पास जो है भंडारण की सुविधाएं प्रॉपर नहीं होती, स्टोरेज के लिए हमारे पास इतना ज्यादा जो है स्पेस नहीं होता है, ठीक है।
तो अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण फसल खराब होने, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के बाद नुकसान हो सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फसल को काटकर और जो है बाहर ही खुले में छोड़ दिया जाता है, अचानक से बारिश हो गई तो पूरी फसल उनकी बर्बाद हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास भंडारण नहीं है। उसके बाद क्या होता है, परिवहन में देरी, ठीक है, खेती से भंडारण या बाजार तक परिवहन में देरी से, है ना, हमने चलो स्टोरेज कर लिया या स्टोरेज के लिए हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, फिर भी बच बचाकर हमने रखा हुआ है अपनी उपज को, उसके बाद परिवहन में देरी हो गई है, बाजार तक नहीं पहुंच पाई हैं हमारी फसलें, तो हमारी फसलों के खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि कई बार मान के चलो कि बारिश हो गई और ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं और इस वजह से हमारी फसलें जो है खराब हो जाती हैं और उनकी जो गुणवत्ता है, काफी दिनों तक अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो आपको पता है कि उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ जाएगी। उसके बाद परिवहन मुद्दे देख लो, तो बुनियादी ढांचा, तो सड़कों और पुलों सहित खराब परिवहन, बुनियादी ढांचा कृषि वस्तुओं की कुशल आवाजाही में बाधा डाल सकता है। ये सब मैंने कहा ना कि ये सब आप अपनी सोच विचार समझते, क्योंकि देखो हर कोई कहीं ना कहीं गांवों से जुड़ा हुआ है और ये सारी समस्याओं के बारे में तो ये पढ़ने की ऐसी चीजें जरूरत ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है ना। ये लगभग हर एक बच्चा जानता होगा, क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए, है ना, अंबानी की औलाद नहीं आता है, वो क्यों आएगा एमपीपीएससी की तैयारी करने, है ना। तो मध्यम क्लास के बच्चे ही यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं गांव घर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी जो चुनौतियां है ना, आपने बिल्कुल फेस की होगी, आपके परिवारजनों ने, है ना, जरूर फेस की होगी अगर मैं सही हूं तो। चलो लागत की बात करें तो उच्च परिवहन लागत, ठीक है, उच्च परिवहन लागत किसानों की लाभप्रदता को कम कर सकता है ना। कई बार मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट, जब हम अपनी फसलों को मार्केट में पहुंचाने की बात आती है तो हाई रेट की डिमांड की जाती है और उसकी वजह से किसानों ने भाई वहीं पर अधिकांश अपना जो है उन्हें जो भी प्रॉफिट होना था उसका अधिकांश हिस्सा वहां पर दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाभप्रदता को यानी लाभ उन्हें कम होता है और उपभोक्ताओं के लिए कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती है, ठीक है। अगर कंज्यूमर वो खरीदता है तो फिर उसे वो महंगे दामों में मिलेगी। फिर बाजार की पहुंच, तो बाजार की जानकारी, देखो बाजार की जानकारी के अंतर्गत बाजार की जानकारी एक सीमित पहुंच के परिणाम स्वरूप किसानों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचनी पड़ती है या उपयुक्त खरीदार ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तो सरकार ये एमएसपी वगैरह सुना होगा ना, अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सारी सुविधाएं लेकर आती है ताकि किसानों के नुकसान को कम किया जा सके। बाजारों की दूरी, बाजारों से निकटता किसानों की अपनी उपज बेचने की क्षमता को प्रभावित करती है। सीधी सी बात है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो जो ट्रांसपोर्ट की लागत है वो ज्यादा होगी और ज्यादा होगी तो उनका लाभ कम हो जाएगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर ये भंडारण है ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बाजार संपर्क, बिचौलिया, ये तो बहुत बड़ी समस्या आप सभी को पता है ना। बिचौलियों की भागीदारी से जो मूल्य किसानों को मिल रहा होता है तो बहुत सारा जो उसका हिस्सा है वो बिचौलियों के पास चला जाता है, किसानों को कम लाभ होता है, किसानों की आय कम हो जाती है। छोटे किसानों के लिए बाजार की जो पहुंच है वो थोड़ा कम रहती है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी थी। और लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप स्टार्टिंग में भी ट्राई करना कि 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। 11 मार्कर के क्वेश्चन में बिना कंक्लूजन के, बिना इंट्रोडक्शन के खत्म मत कीजिएगा, क्योंकि 200 शब्दों में लिखना है और इसके लिए जरूरी है कि आप उसमें गुणवत्ता को समाहित करें और गुणवत्ता तभी आएगी जब आप प्रॉपर लिखेंगे जैसा आंसर लिखना चाहिए, है ना। इंट्रोडक्शन, फिर जो मेन बॉडी है वो, और कंक्लूजन। चलिए फिर यहाँ पर इसके बाद तो मुझे एमपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, तो इजी क्वेश्चन ही थे, लेकिन कैसे उन्हें डील करना ये मैंने आपको बता दिया। और मेरे हिसाब से एग्जाम पास में ही है, तो आपके पास कंटेंट की तो कमी होगी नहीं कि आपके पास कंटेंट नहीं है, एमपी का कंटेंट नहीं है या अदर सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट पर्याप्त होगा। तो उस कंटेंट को कैसे आप प्रेजेंट करें उसके लिए आप लगातार कोशिश करते रहिए। अभी भी आपके पास समय, हर रोज लिखिए, ठीक है। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में खूब ज्यादा फोकस कीजिए, ट्राई कीजिए पहले 3 मार्कर, उसके बाद 11 मार्कर लिखिए, क्योंकि 11 मार्कर में हमें 5 क्वेश्चन आते हैं 11 मार्कर के और 7-8 नंबर भी मिल जाते हैं मैक्सिमम। और वहीं पर 5 मार्कर 10 क्वेश्चन आते हैं और 3-3.5 नंबर में ही समेट दिया जाता है। तो आप उसे एक बार
देख लीजिएगा कि 3-3.5 नंबर आपको हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं, वो भी ज्यादा ही मैं बता रही हूँ, उससे कम ही मिलेंगे, किसी में 3.5 तो किसी में कम भी मिल सकते हैं। उसे जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 से, और फिर 7 या 8 नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 से, और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 से। तो पहले 3 और फिर 11 और फिर 5, इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका पेपर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और उसके अलावा अब तो खैर जो नया सिलेबस आया उसमें तो एमपीपीएससी ने 3 की जगह 2 कर दिया है कि अब 3 नंबर के नहीं 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। खैर ये तो आपकी अभी मुद्दे की बात नहीं है, आप एग्जाम देकर आओ, उसके बाद ये सब देखना, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, है ना, और एमपी के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके कंप्लीट। तो खूब लिखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट।